नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुनः स्वागत है एक नए वायरल टॉपिक में। दोस्तों, पेरिस समझौते को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसलिए इस वायरल टॉपिक से 2026 में करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आने की ढेर सारी संभावनाएं हो गई हैं। इसलिए हमने अपने विषय का पहला टॉपिक इसे ही चुना। तो आइए चर्चा करते हैं आज पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, सबसे पहले हम लोग इसके पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य पर नजर डालेंगे। पेरिस समझौता एक बहुपक्षीय, कानूनी रूप से बंधनीय, लीगली बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की COP 21 यानी पेरिस दिसंबर 2015 में अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 से इसे लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक पूर्वकाल यानी प्री इंडस्ट्रियल स्तरों से वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे अर्थात सीमित करना तथा संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। अब तो आप समझ गए होंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे ही डिक्रीज करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था, यानी पेरिस समझौता लागू किया गया। इसके अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि देशों को अपना विकास मार्ग चुनने का अधिकार है, लेकिन साथ ही जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे मिटिगेशन और अनुकूलन एडाप्टेशन में वैश्विक सहयोग भी आवश्यक है। आइए इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रमुख प्रावधान क्या थे इसके, कौन कौन तंत्र बनाए गए, कौन कौन कानून लाए गए, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान यानी NDC, प्रत्येक पार्टी को अपने अपने देश में उठाए जाने वाले उत्सर्जन घटाने, अनुकूलन अथवा समर्थन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग के उपायों का संकल्प देना होता है। यदि हम बात करें रैचेटिंग मैकेनिज्म यानी हर 5 वर्ष में NDC को पुनः प्रस्तुत करना तथा हर नए चक्र में बढ़ती महत्वाकांक्षा एम्बिशन दिखाना। पारदर्शिता की समीक्षा तंत्र पर यदि चर्चा करें तो एक इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क स्थापित किया गया जिसमें देश अपनी प्रगति, उत्सर्जन, समर्थन आदि को नियमित रूप से रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण सहयोग, विकसित देश यह सुनिश्चित करेंगे कि विकासशील देशों को अतिरिक्त वित्तीय व तकनीकी सहायता मिले, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। दीर्घकालीन रणनीति यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी LTLETS, देशों को यह प्रेरित किया गया कि वे अपनी दीर्घकालीन जलवायु रणनीति भी प्रस्तुत करें ताकि 2050 या उसके बाद नेट शून्य, नेट जीरो की दिशा में विकास हो सके। आइए एक नजर डालते हैं भारत के संदर्भ में। भारत ने पेरिस समझौते को अपनाया तथा अपनी पहली NDC अक्टूबर 2015 में प्रस्तुत की थी। भारत में अगस्त 2022 में अपडेटेड NDC प्रस्तुत की गई, यानी अद्यतन NDC प्रस्तुत की गई। भारत की प्रमुख प्रतिबद्धताएं 2022 NDC के अनुसार इस प्रकार हैं। आइए चर्चा डालते हैं। 2005 के स्तर से प्रति GDP उत्सर्जन तीव्रता एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP को 45% तक 2030 तक कम करना। 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता में कुमुलेटिव गैर जीवाश्म नॉन फोसिल स्रोतों का लगभग 50% हिस्सा प्राप्त करना। 2030 तक अतिरिक्त कार्बन सिंक के रूप में 2.5 से लेकर के 3 अरब टन CO2 समतुल्य वन वृक्षारोपण द्वारा प्राप्त करना। विकासशील मार्ग अपनाना और जीवन शैली लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी LIFE जैसे कार्यक्रमों द्वारा टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। भारत ने COP26 ग्लासगो में 2070 तक नेट शून्य, नेट जीरो का लक्ष्य भी घोषित कर दिया है। वर्तमान प्रगति में देखा जाए तो भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से बिजली क्षमता के हिस्से में 50% तक का लक्ष्य मात्र इंस्टॉल क्षमता के रूप में पहले ही प्राप्त कर लिया है, अर्थात 2030 से पहले। चुनौतियां एवं विषय वस्तु पर यदि चर्चा करें तो क्या है? 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर, यानी हालिया अध्ययन तो यह दिखाते हैं कि यदि पेरिस समझौते के अनुरूप पूरी तरह कार्य हुआ तब भी तापमान वृद्धि लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है, जो
1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से दूर है। अमल एवं गति की कमी, चाहे भारत ने कुछ लक्ष्य पूरे कर लिए हों, पर उत्सर्जन के असली स्तर कम होने में अभी काफी काम बाकी है। उदाहरण स्वरूप गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी क्षमता में बढ़ी है, पर उत्पादन और कुल ऊर्जा उपभोग में जीवाश्म का हिस्सा अभी भी बहुत अधिक है। वित्त एवं तकनीकी हस्तांतरण, विकासशील देशों के लिए आवश्यक नौ व अतिरिक्त वित्त व तकनीकी हस्तांतरण अभी भी बड़ी कमी है। अद्यतन एनडीसी निर्धारण मामलों में देरी, कई देश 2025 के लिए तय अद्यतन लक्ष्यों को समय से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, जिससे समझौते की रैचेटिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऊर्जा मिश्रण यानी एनर्जी मिक्स की जटिलताएं क्या हैं? भारत जैसे बड़े देश में जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली ऊर्जा उपभोग की संरचना भिन्न है। केवल क्षमता में बदलाव पर्याप्त नहीं, उत्पादन और उपभोग के पैटर्न में भी बदलाव जरूरी है। महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाक्रम पर यदि नजर डालें तो एक अध्ययन में ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि पेरिस समझौते के अनुरूप कार्रवाई हो जाए तो विश्व स्तर पर साल में लगभग 57 सुपर हॉट दिन यानी बहुत गर्म दिन बचाए जा सकते हैं। लेकिन यह भी चेतावनी है कि 2.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी बढ़ना अभी भी खतरनाक होगा। भारत ने जुलाई 2025 में घोषणा की है कि उसके इंस्टॉल्ड बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 50% पार कर गया है। यह 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले है। अगस्त 2025 में भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत कार्बन बाजार क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय निर्धारित प्राधिकरण यानी नेशनल डिजाइनेटेड अथॉरिटी एनडीए का गठन किया है। 2025 के तकनीकी वार्ता जैसे बोन संवाद में यह देखा गया कि कई देशों ने अद्यतन एनडीसी नहीं प्रस्तुत किए हैं और वित्त प्रदान को लेकर विवाद जारी है। यह पेरिस समझौतों के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। आइए एक नजर डालते हैं यूपीएससी दृष्टिकोण से विशेषण। सामूहिक वैश्विक चुनौती, पेरिस समझौता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह पहली बार सभी राष्ट्रों यानी विकसित प्लस विकासशील को एक साझा ढांचों में बांधता है। राष्ट्रों की भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए अवसर एवं जिम्मेदारी क्या है? भारत जैसे विकासशील देशों को परंपरागत विकास मार्ग छोड़ते हुए विकास यानी क्लीन डेवलपमेंट चुनने का अवसर मिला है। इसके साथ ही यह वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा सकता है। नीति निर्धारण के लिए संकेत, नीति निर्माताओं के लिए यह समझना जरूरी हो गया है कि इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को मौजूदा नीति ढांचों से कैसे जोड़ा जाए, जैसे ऊर्जा नीति, उद्योग नीति, वन नीति, वित्तीय मॉडल आदि। मजबूती व विस्तार की आवश्यकता होगी। यानी पेरिस समझौते ने 1.5 डिग्री सेल्सियस जैसे लक्ष्य दिए हैं, लेकिन वर्तमान गति और प्रतिबद्धताओं से यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। अतः नीति गोद लेने में अधिक महत्वाकांक्षा, क्रियान्वयन में तीव्रता और वित्त सहायता में सुधार की जरूरत है। समय श्रृंखला का महत्व, 5 साल के चक्र रिचेस्ट साइकिल के तहत न केवल लक्ष्य बढ़ाने हैं बल्कि उनका समय पर पुनर्मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। यूपीएससी के लिए पता होना चाहिए कि यह रैचेटिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। विकास न्याय, क्लाइमेट जस्टिस का पहलू, विकासशील देशों की स्थिति अलग है, वहां विकास वृद्धि, गरीबी उन्मूलन व ऊर्जा सुरक्षा जैसे लक्ष्य भी महत्वपूर्ण हैं। पेरिस समझौतों में यह स्वीकार किया गया है कि उनकी विशिष्ट परिस्थितियां ध्यान में रखी जाएं। यूपीएससी उत्तरों में यह पहलू जोड़ना लाभदायक होगा। दोस्तों, यदि हम सब मिला जुला कर निष्कर्षता यदि बात करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए निष्कर्ष लिखा जा सकता है कि पेरिस समझौता एक मील पत्थर यानी माइलस्टोन है, जो यह संकेत देता है कि वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन इसके लिए सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति, वित्त, प्रौद्योगिकी एवं जन सचेतना सभी का समन्वित होना जरूरी है। भारत ने कुछ उल्लेखनीय प्रगति की है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। खासकर उत्सर्जन, वास्तविक कटौती, ऊर्जा विनियोजन में परिवर्तन, वित्त सहायता और अपडेटेड हिस्सेदारी और जैसे क्षेत्रों में। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखना है और आप लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए हमें इनबॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।